एपिसोड 5। शुरुआत में सागिरी को एक बुरा सपना आता है जिसमें उसके पापा होते हैं और वो उठकर देखती है कि उसके सामने गेंजी दोनों है और वो पूछती है कि मुझे क्या हुआ था और हम कहाँ हैं। गेंजी दोनों कहता है कि हम एक सेफ जगह पर हैं जिसके आसपास मॉन्स्टर्स नहीं है और तुम इंसेक्ट के जहर की वजह से बेहोश हुई थी। फिर सागिरी बाहर जाती है और उसे गावेमारू बाहर खाना बनाते हुए मिलता है। फिर सेंता कहता है कि क्यों ना अब तक हमें मिली जानकारी एक दूसरे को बताएं। तभी खाना तैयार हो जाता है और यूजुरिया उस खाने को देखकर कहती है कि कुछ ढंग का क्यों नहीं बनाया। गावेमारू कहता है कि मैंने आइलैंड से खाने की चीजें ढूंढकर इसे बनाया है और उसी समय मैंने आइलैंड पर छानबीन की और मुझे यहाँ ऐसे पौधे भी मिले जैसे उस फूल के बन चुके शख्स पर उगे थे। अगर इस आइलैंड के ज्यादातर फूल पौधे इंसान हुआ करते थे तो हम सब समझ ही सकते हैं कि पहले यहाँ आए हुए लोगों का क्या हुआ होगा। तभी यूजुरिया कहती है कि तुम हमें ऐसा खाना कैसे दे सकते हो और गावेमारू कहता है कि मैंने नॉर्मल फूल पौधों से ही खाना बनाया है, तुम चिंता मत करो, लेकिन मुझे अमृत कहीं नहीं मिला। यूजुरिया पूछती है कि तुम अमृत के बारे में कुछ पहले से जानते हो। तब गावेमारू को विलेज चीफ की याद आती है पर वो कहता है कि नहीं, मैंने अमृत के बारे में पहली बार आइलैंड पर आने के पहले ही सुना था। फिर सेंता कहता है कि पैराडाइज जैसे टर्म का इस्तेमाल शोगुनाते ने किया था, ये दूसरे कल्चर का कॉन्सेप्ट है। फिर आइलैंड पर काफी सारे बुद्धिस्ट और ताओइस्ट धर्म की मूर्तियां हैं, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये मूर्तियां रिलीजन के हिसाब से कितनी एक्यूरेट है, बल्कि ये समझना है कि यहाँ मूर्तियां कैसे आई। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है इस आइलैंड पर जिससे मूर्तियां बनाई गई? अगर ऐसा कुछ भी है तो इन्हें बनाया किसने? क्या इन्हें बनाने वाला भी यहाँ पर है? सागिरी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे आइलैंड पर अब कोई रह पाएगा। यहाँ के मॉन्स्टर्स और कीड़े मकोड़े इंसानों के लिए काफी खतरनाक हैं। हमें ये भी नहीं पता कि कोई कितना चालाक है और कैसा बर्ताव करते हैं। जब मैंने उन्हें मारा था तब लगा कि उनके पास मांस, हड्डियां और ऑर्गन्स हैं। तो मुझे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं मिले तो वो आखिर बच्चे पैदा कैसे करते होंगे? वो दिखते भी अजीब हैं, जैसे जानवरों को इंसानों के रूप में बनाया गया हो, जैसे दूसरे जानवरों के पार्ट्स को इंसानी शरीर में लगाया गया हो। फिर सेंता कहता है कि उन मॉन्स्टर्स ने जिन चीजों को पहना है वो भी सही से नहीं बनाई गई हैं। वो सब रिलीजियस तो हैं पर उनकी डिटेलिंग सही से नहीं की गई। वो बदसूरत गॉड्स लगते हैं, मालफॉर्म गॉड्स। क्या ही डेफिनेशन है बीसी। ये आइलैंड और यहाँ के मॉन्स्टर्स ही ऐसे हैं, वो डरावने भी हैं पर बेवकूफ भी। वो नकली लगते हैं और नेचुरल नहीं, और काफी आर्टिफिशियल भी हैं, साथ में रहस्य में भी। हम एक ऐसी जगह पर फंसे हैं जो किसी नर्क से कम नहीं। फिर गावेमारू हंसकर कहता है कि अगर ये मॉन्स्टर्स बिना ऑर्गन्स के जिंदा रह सकते हैं तो यानी वो अमर हैं, और इसका मतलब इस आइलैंड पर अमृत मिल सकता है और हम उसे ढूंढ कर पार्डन ले सकते हैं। फिर वो लोग तय करते हैं कि पहले उन्हें मॉन्स्टर के बर्ताव को समझना है और ये पता लगाना है कि वो आते कहां से हैं। फिर गेंजी दोनों सागिरी से अकेले में कहता है कि तुम्हें लौटना होगा। एक औरत की जिम्मेदारी तलवार उठाना नहीं होती, बल्कि अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है क्लैन के नए हेड से शादी करना, और तुमने पहले ही अपनी तलवार खो दी है और अभी जो तलवार तुम्हारे पास है उसे तुमने कहीं से उठाया है। यामाडा क्लैन के लोगों के लिए सबसे कीमती चीज उनकी तलवार होती है जो तुम पहले ही खो चुकी हो। तुम एक कमाल की स्वॉर्ड टेस्टर और एग्जीक्यूशनर हो, पर इस आइलैंड पर स्किल्स की जरूरत है जो तुम्हारे पास नहीं है। सेंता आकर कहता है कि यहाँ से निकलना भी काफी मुश्किल है। काफी लोग बोट से वापस जाने के लिए निकले पर बीच में ही गायब हो गए। फिर हमें एक क्रिमिनल जिसका नाम है नारीगाई और जो कि एक बच्ची है उसकी कहानी दिखाई जाती है, जो कुछ विजिटर्स को अपने विलेज में लेकर जाती है ताकि वो लोग आराम कर सकें। पर विजिटर्स समुराइज होते हैं और नारुगाई कि पूरे वंश को खत्म कर देते हैं। वो नारुगाई को जेल में बंद करके उसे मौत की सजा सुनाते हैं, पर यामादा साइमन तेंजा नाम का वॉरियर उसकी मदद करना चाहता है और वो उस आइलैंड पर ले जाने के बहाने वहां से बाहर निकालता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों पर आइलैंड से निकलते समय कुछ सांप जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। तभी तेंजा नारुगाई से कहता है कि चलो हमें जल्दी निकलना होगा, पर नारुगाई कहती है कि तुम अकेले ही जाओ, मेरी वजह से मेरे विलेज के सारे लोग मारे गए और मेरी यही सजा है। तब तेंजा कहता है कि तुम मुझे एक बात सच बताना कि तुम जीना चाहती हो या नहीं। तब नारुगाई कहती है कि मुझे जीना है और मुझे दोबारा पहाड़ों में वापस जाना है। तब तक तेंजा मॉन्स्टर्स को मारकर थक चुका होता है, पर फिर भी वो दोनों वहां से बचकर वापस आइलैंड पर जाते हैं और तभी तेंजा को पता चलता है कि नारुगाई एक लड़की है। फिर वो फैसला करते हैं कि वो पूरे आइलैंड का चक्कर काटेंगे और एक सेफ रूट ढूंढेंगे और एक रहने का ठिकाना भी। फिर हमें सागिरी और गेंजी दोनों को दिखाया जाता है और वो उसे वापस लौटने के लिए कह रहा होता है और सेंता भी उसकी बात से आधा सहमत है। फिर सारुगाई गावेमारू के पास जाती है और वो सागिरी से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हारे शरीर में
इंसेक्ट का जहर जल्दी फैला क्योंकि मैंने तुमसे लड़ाई की और तुम्हें चोट लग गई। फिर गाबेमारू कहता है कि तुमने मुझ पे एक फेवर भी किया है, तुम्हारी वजह से मेरा गुस्सा शांत हुआ। फिर गाबेमारू कहता है कि अगर शोगुनाते इवागाकुरे के लोगों को भेज रहा है तो मुझे तैयार रहना होगा। मैंने फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस अपनी बीवी के साथ एक शांति की जिंदगी जीऊंगा। फिर सागिरी कहती है कि तुम में काफी हिम्मत है और तब गाबेमारू कहता है कि तुम में मुझसे भी ज्यादा हिम्मत है। मैं एग्जैक्टली तो समझा नहीं सकता पर मैं इस बारे में कभी गलत नहीं होता हूँ। विलेज के लोग कहा करते थे कि तुम्हें तब तक नहीं पता चलता कि तुम कितने ताकतवर हो जब तक तुम्हारे पास काफी सारा एक्सपीरियंस ना हो। फिर सुबह होती है, गेंजी दोनों फिर से सागिरी को फोर्स करता है जाने के लिए कि तुमने एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, ये सब औरतों का काम नहीं होता। तब सागिरी कहती है कि बचपन से ही मैंने कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, हर कोई मुझे कम समझता है कि यहाँ तक कि मेरे खुद के पापा ने मेरा साथ नहीं दिया और अगर मैं एक नॉर्मल लाइफ जीती हूँ तो बाकी लोग मुझे एक एग्जीक्यूशनर की बेटी होने की वजह से मुझसे नफरत करते हैं और अगर मैं एक समुराई बन जाऊँ तो मेरा खुद का परिवार मेरा साथ नहीं देता है। अगर मैं अभी यहाँ से चली जाऊँ तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। गेंजी दोनों कहता है कि एक औरत को मर्दों के काम में दखल नहीं देनी चाहिए, बस अपनी जिम्मेदारी ही निभानी चाहिए। तब सागिरी कहती है कि मैं एक समुराई बनकर ही रहना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मुझे वापस मत भेजिए, मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहती हूँ। और ये कहकर वो उसके सामने झुककर रिस्पेक्ट देती है। अबे यार ये डबल मीनिंग क्यों लग रहा है? पर गेंजी दोनों कहता है ये एक जंग का मैदान है, यहाँ बच्चे और औरतों का कोई काम नहीं और वो तलवार निकालकर सागिरी की गर्दन काटने लगता है तो सागिरी एक झटके से उसकी तलवार छीन लेती है और तभी गेंजी दोनों सागिरी पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर तभी गेंजी दोनों पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।